एक्सप्लेनेशन वगैरह भी है. बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट. तो आज हम टोल्क का सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, आई गेस ये सारे सवाल हैं. 15 क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं और 10 जो हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो हम लोग बायो से शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. तो उसमें पूछा है उन्होंने, द एफरेंट फाइबर्स इनरवेटिंग द फेस मेनली रन डैश. अब यहाँ पे 2-3 टर्म्स हैं जिनका मतलब आपको पहले पता होना चाहिए. पहला वर्ड जो उन्होंने लिखा है वो है एफरेंट फाइबर्स. एफरेंट का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं. देखें, हमारे पास ब्रेन सेल्स, जिनको क्या कहते हैं हम, ब्रेन सेल्स ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन. ठीक है, हम लोग ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं. ठीक हो गया. अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर जब भी कोई इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है, चेंज आने का मतलब कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के साथ हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्टिमुलस. स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ के ऊपर अगर एक कॉकरोच भी बैठ गया है आके, तो वो एक स्टिमुलस है. ठीक है, आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर दिया, जल्दी से आपका हाथ पीछे चला जाता है. वो जो आपने गर्म चीज़ को टच किया वो भी एक स्टिमुलस था. बॉडी में चेंज आया, इन्वायरमेंट में चेंज आया, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी ने रिएक्शन दिया. ठीक है, हाथ पीछे हो गया. तो इसको आप क्या कहते हैं, स्टिमुलस. कोई भी चेंज आना इन्वायरमेंट में. सही है. अब ये जो सिग्नल, ये जो मैसेज है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हम लोग स्टिमुलस, कोई भी आप अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे दें, या मैं हम लोग एक, मेरे दिमाग में जो एग्जांपल आ रहा है समझ लेते हैं. यहाँ पे एक जो है वो कॉकरोच आके हाथ पे बैठ गया है. ठीक है, ये एक स्टिमुलस है. अब ये मैसेज, अब ऑफ कोर्स क्या होता है कि आपने देखा मेरे हाथ, आपके हाथ पे कॉकरोच, आप जल्दी से उसे हटाते हैं. ठीक है, तो आपका कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर होता है. ऐसा तो नहीं होता आप अच्छा उसे देख रहे होता है, बट लेकिन आपको पता होता है कि वो तो पर्सनल चॉइस है कि आप क्या करें उसके साथ. लेकिन खैर, आप खुद डिसाइड करते हैं वॉलंटियरली कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए. अगर किसी को कॉकरोचेस पसंद है, आई होप नहीं होते किसी को, लेकिन इन केस पसंद है तो तन वो नहीं हटाएगा. बट एनीवेज, अब ये मेरे पास स्टिमुलस है, चेंज आया इन्वायरमेंट के अंदर. अब ये जो मैसेज है, जो न्यूरॉन ये मैसेज ब्रेन तक लेकर जाएगा, ठीक है, उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, उस न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन. कोई मुश्किल बात यहाँ पे? ठीक है, सिंपल सी, मैंने अभी कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं की. हमने कहा भाई कोई भी स्टिमुलस होगा, कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगा, तो उसका जो मैसेज है वो आपके सेंस ऑर्गन से, चाहे वो फिर स्किन हो, आपने कोई चीज़ देखी. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक मूवी देख रहे हैं और वो बहुत ही कोई इमोशनल सीन है एंड यू स्टार्ट क्राइंग, तो वो जो इमोशनल सीन, वो जो मैसेज था वो आपके ब्रेन तक कौन लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन्स. ठीक है, तो अब सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाना ब्रेन तक. अब यहाँ पर सेंस ऑर्गन ये क्या है, स्किन है. कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी सेंस ऑर्गन, आपने कोई चीज़ सुना, देखा, टेस्ट किया, तो ये सब कुछ स्टिमुलस हुआ. ठीक है, तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सेंस ऑर्गन तक ब्रेन तक जो न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे इन्फॉर्मेशन, इन्हें हम क्या कहते हैं, कौन से न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स. ठीक है, न्यूरॉन तो फिर जनरल वर्ड है, फिर न्यूरॉन्स के टाइप्स हैं. तो जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा बॉडी पार्ट टू ब्रेन, वो सेंसरी न्यूरॉन है. सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है एफरेंट न्यूरॉन. जिस तरह हम कोई गर्म चीज़ पे हाथ रखें तो हमें जब पहले फील होगा कि गर्म चीज़ है और हमें वार्निंग देगा कि हाथ पीछे करना, तो जो मैसेज लेके जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा. एग्जैक्टली,
एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो जो मैसेज लेकर जा रहा है आपके ब्रेन तक, जो चीज़ जा रही है वो सेंसरी न्यूरॉन कर रहा है, वो एफरेंट न्यूरॉन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफरेंट न्यूरॉन को हटा दूँ, अब आप अगर मेरे समझ लीजिए ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है, लेकिन हो भी सकता है, नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि ऐसा मान लेते हैं किसी का एफरेंट न्यूरॉन जो है वो किसी एक पार्ट के काम नहीं कर रहे, तो अब जो सिग्नल आया वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया। अब चाहे आपका हाथ वहाँ पे जल क्यों ना जाए, लेकिन आपको वो चीज़ महसूस ही नहीं हो रही है, आपके ब्रेन तक वो सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा क्योंकि एफरेंट न्यूरॉन नहीं है। तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, हाथ पीछे नहीं जा रहा क्योंकि आपको फील ही नहीं हो रहा, पर इन रियलिटी हाथ जल रहा है। सही है? क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब ऑफ कोर्स ब्रेन क्या है? ब्रेन आपका कंट्रोल सेंटर है। जैसे एक कंपनी का सीईओ होता है, वैसे ही ब्रेन जो है हमारी बॉडी का सीईओ है। सही है? जैसे एक कंपनी का बॉस होता है, तो ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का बॉस है। ब्रेन बॉस क्या करता है? डिसीजन लेता है। ठीक है? तो उसी तरीके से ब्रेन इज़ द डिसीजन मेकर। ब्रेन हमारी बॉडी का डिसीजन लेता है। अच्छा, कॉकरोच बैठा है, मुझे कॉकरोचेस अच्छे नहीं लगते, अब क्या करेगा? उसको ब्रेन बोलेगा इसको रिमूव करना है, फिर आप किसी तरीके से उसे अपना हाथ हटा देंगे उस जगह से, जो भी रिएक्शन। तो वो जो डिसीजन लेने वाला है वो आपका ब्रेन है। ठीक है? कोई कॉकरोच को मारने की कोशिश करेगा, कोई उसको हटाएगा, तो वो हर किसी का दिमाग का अलग रिएक्शन हो सकता है, लेकिन खैर डिसीजन मेकर कौन है वो कॉमन है सब में, वो है ब्रेन। तो अब ये जो ब्रेन से सिग्नल आ रहा है कि भाई हाथ हिलाओ ताकि कॉकरोच चला जाए, दूर हो जाए, तो वो जो सिग्नल आ रहा है दोबारा से उसी सेम हाथ पे, तो वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन टू सेंस ऑर्गन लेकर आएगा मैसेज, वो कौन से न्यूरॉन्स होंगे? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है इफरेंट न्यूरॉन। सिंपल सी बात है। मैंने दोनों की एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। नहीं, ये एफरेंट है, एफरेंट, ठीक है, और ये ईफरेंट है, ईफरेंट। तो अगर सेंस ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट टू ब्रेन कोई मैसेज जा रहा है तो वो कौन लेकर जाएगा? वो सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएगा। ब्रेन टू बॉडी पार्ट जब मैसेज आ रहा है तो वो कौन लेकर आ रहा है? मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया, अब ये पूरी कहानी हमने क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ था एफरेंट फाइबर्स। तो बेसिकली ये एफरेंट न्यूरॉन या फिर सेंसरी न्यूरॉन की ही बात कर रहा है। अच्छा, इनरवेटिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई भी हमारे पास एक नर्व समझ लें या कोई वेजल समझ लें, जब वो किसी बॉडी पार्ट में जाती है तो उसे बोलते हैं हम इनरवेटिंग। यस मैम। ठीक है? तो ये तो एक लिटरल वर्ड है, इसका इतना कोई ख़ास मीनिंग नहीं है, मतलब ये कोई बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? द एफरेंट फाइबर्स इनरवेटिंग द फेस। बताइए हमारे, अब देखिए हमारे पास हर बॉडी पार्ट का एक अलग एफरेंट फाइबर होगा, एक अलग सेंसरी न्यूरॉन होगा। ठीक है? ब्रेन के अंदर जाने वाला नर्व अलग है। अच्छा, नर्व और न्यूरॉन में क्या फ़र्क है? देखिए न्यूरॉन, अब यहाँ पे मैं एक वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रही कि न्यूरॉन की एक्सॉन का बंडल नर्व कहलाता है। आप सिंपल वर्ड में अभी के लिए इतना समझ लें, अगर ये समझने में मुश्किल हो रही है कि नर्व क्या है, तो समझ लीजिए न्यूरॉन का एक जो बंडल होता है ना, बंडल ऑफ न्यूरॉन या फिर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वो नर्व होती है। सही है? ठीक है? जिसे आप उर्दू में या फिर हिंदी के अंदर आप बोल रहे होते हैं नस, तो वो नर्व होती है। नर्व का काम ही होता है मैसेज
लेकर जाना ब्रेन तक और ब्रेन से लेकर आना। जो ब्रेन तक लेके जाता है वो कौन सी नर्व होगी? सेंसरी नर्व। और जो ब्रेन टू बॉडी पार्ट मैसेज लेकर आएगी वो कौन सी नर्व होगी? मोटर नर्व। मोटर नर्व। गुड। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई बताइए कि फेस के अंदर जो एफरेंट नर्व होगी वो कौन सी होगी? ओके, मेक अ गेस। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, वैसे यहाँ पे ऑप्शंस, अच्छा यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है इन्होंने। ओके डी ऑप्शन ये मैम। या क्योंकि यहाँ पे वी कैन डू वन थिंग, मैं इनको हम आंसर्स को हाइड कर लेते हैं सो दैट okay, that's it. Coming back to the question. Here you go. The question क्या था? The afferent fibers innervating the face mainly run. हाँ, तो बताइए क्या था ऑप्शन सही? एफरेंट मतलब क्वेश्चन समझ आ गया आपको? आप वो बोलना क्या चाह रहा है? इनरवेट द एफरेंट। वो मैसेज फेस इन एफरेंट फाइबर का मतलब समझ आ गया कि एफरेंट फाइबर हमारे पास जो सेंसरी फाइबर, सेंसरी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन की बात की गई इन्होंने। इनरवेट, इनरवेट का मतलब होता है जब कोई नर्व, समझ लीजिए हमारे बॉडी पार्ट में कोई नर्व सप्लाई की जा रही है तो उसे इनरवेट किया जाता है। इन नर्व, यहाँ पे भी वर्ड नर्व आ रहा है। इनरवेट का मतलब होता है कि किसी बॉडी पार्ट में नर्व का इनरवेट जाना, सप्लाई होना, ठीक है। अब फेस में जो सेंसरी नर्व या फिर एफरेंट फाइबर इनरवेट हो रहा है, जा रहा है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, इन द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, जो फेस में आपके पास जो मेन नर्व होती है वो कौन सी होती है? वो ट्राइजेमिनल नर्व होती है। जैसे मैं हम लोग एक एक करके ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्टिक, जहाँ पे भी वर्ड ऑप्टिक आ जाए, ऑप्टिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर इन्होंने आइज़ का लिखा हुआ था तो ऑप्टिक हो जाता। फिर चलें, बी वाला मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले इन्होंने लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। सो पहले तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? यस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, उसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, और सिंपल करके समझाएं तो ये हमारे पास क्या है? ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन से हमारे पास एक इस तरीके की एक्सटेंशन निकल रही होती है, बहुत धागे की तरह, बहुत ही डेलिकेट नाजुक सा स्ट्रक्चर होता है। और हमारे पूरे बॉडी, जितना भी बॉडी पार्ट्स हैं, उन सब को ब्रेन से कनेक्ट करने वाली स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब ये क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा भी हार्म हो जाए, थोड़ी सी भी ये डैमेज हो जाए तो आपकी लिम्स काम करना बंद कर सकता है। ठीक है, आप पैरालाइज, आप नहीं मतलब जैसे
कोई भी इंसान अगर किसी का स्पाइनल कॉर्ड को कोई भी थोड़ा सा भी किसी एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी भी अगर किसी जगह से कोई नर्व उसकी डैमेज हो जाती है तो ये आपके लिम्स किसी इंसान के काम करना बंद सकते हैं, वो पैरालाइज हो सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही डेलिकेट बॉडी पार्ट है। तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक यहाँ पे हड्डियों की बनी हुई, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो ये इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक पूरी बोन्स का हमारे पास सेट होता है। इनको हम कहते हैं, ये जो बोन्स हैं इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ये बोन्स हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती हैं किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। तो जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड में होंगी वो स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स होंगी, ठीक है, और वो इनर्वेट करेंगी स्पाइनल कॉर्ड को। सही हो गया? क्लियर है? यस मैम। अच्छा, तो अब सेकंड ऑप्शन भी समझ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये हमारे पास एक ब्रेन की नर्व होती है, एक क्रेनियल नर्व होती है, और इसका काम होता है आपके फेरिंग्स, आपके टेस्ट सेंसेशन, टॉन्सिल्स, मिडल ईयर, ये सारे पार्ट से इंफॉर्मेशन लेकर जाना ब्रेन तक, या फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले, बेसिकली ब्रेन से एफरेंट की बात की हुई तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आना इन तक, ठीक है। तो ये फेरेंजियल वर्ड जहाँ पे भी आ जाए समझ लीजिए फेरेंग्स की बात की हुई है, ठीक है। फेरेंग्स हो गया आपका टेस्ट सेंसेशन जो होती हैं, टॉन्सिल्स, मिडल ईयर। तो ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर ये नहीं याद हो रहे इतने सारे नाम तो याद रखिएगा, बस फेरिंग्स से जो इन्फॉर्मेशन, जो नर्व फेरिंग्स के अंदर इनर्वेट करी वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होगी, ठीक है। नाम में आ रहा है फेरेंजियल, यानी कि फेरिंग्स में जाने वाली। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व, ये हमारे पास आई गेस क्रेनियल नर्व नंबर 5 होती है। क्रेनियल नर्व किसे कहते हैं? ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड क्रेनियल आ जाए समझ लीजिए ब्रेन की बात हो रही है। एक तो एनसेफेलॉन, एंस जैसे हेपेटिक का मतलब क्या होता है? लिवर। लिवर। नेफ्रॉन वर्ड जहाँ पे आ जाए, रीनल वर्ड जहाँ पे आ जाए, उसका मतलब क्या होता है? किडनी। किडनी। उसी तरीके से जहाँ पे भी वर्ड क्रेनियल आ जाए, जहाँ पे भी एनसेफेलॉन, ये दोनों वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो जाए समझ लीजिएगा ब्रेन से रिलेटेड बात हो रही है। तो ट्राइजेमिनल हमारे पास एक ब्रेन से निकलती हुई नर्व होती है जो कि आपके फेस के अंदर इनर्वेट होती है। ये एक क्रेनियल नर्व है, इसे हम लोग एक क्रेनियल नर्व कहते हैं क्योंकि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, ब्रेन से निकल रही होती है। क्लियर हो गया? उसके बाद वेगस नर्व है। वेगस नर्व आपके पास हार्ट में होती है, हार्ट के अराउंड होती है। तो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आपने याद रखना है कि फेस के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व जाती है? ट्राइजेमिनल। ऑप्टिक नर्व फॉर आइज, फेरिंग्स के लिए ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। वेगस नर्व भी आपने याद रखनी है। वेगस नर्व हार्ट के लिए होती है, ठीक है। मैम क्रेनियल नर्व ब्रेन की होती है? यस, आपके ब्रेन से कुछ तकरीबन 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं और उन सब का अलग अलग नाम होता है। मैम जो न्यूरॉन है वो तो ब्रेन नर्व ही है। तो नर्व कोई अलग से चीज़ नहीं है, नर्व अलग से कोई सेल नहीं है, न्यूरॉन के बंडल को ही हम नर्व कहते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। अब वो को इफ़ यू आर थिंकिंग कि सारा का सारा न्यूरॉन ही ब्रेन से निकल रहा है तो ऐसा नहीं होता। आपके पास कुछ न्यूरॉन या फिर नर्व आप कह सकते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से भी ओरिजिनेट हो रही होती है, तो वो स्पाइनल नर्व होती हैं, ठीक है। ब्रेन से जो नर्व निकल रही है वो क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही है वो स्पाइनल नर्व है,
ठीक है। ब्रेन से हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। पेयर का मतलब क्या है कि 12 टोटल कितना हो गया? 24। गुड। तो 24 नर्व्स निकल रही होती हैं ब्रेन से, और इन सब का अलग अलग नाम होता है। ये वेगस नर्व हो गई, ट्राइजेमिनल नर्व हो गई, ग्लोसोफेरेंजियल, ये तीनों ही क्रेनियल नर्व्स हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये क्वेश्चन ये आपके पास इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। ये एमसीक्यूज बन सकता है। ब्रेन से कितनी क्रेनियल नर्व्स निकलती है? तो 12 पेयर्स। उसके बाद स्पाइनल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने के लिए याद रखना होगा आपको कि स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स निकलती हैं। तो वो उसके 31 पेयर्स। तो ब्रेन से ज़्यादा नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। कितनी? 31 पेयर्स। 31 पेयर का मतलब क्या है? कितनी हो गई टोटल? 62। गुड, 62। समझ आ गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है जो भी यहाँ पे हमने लिखा है कि ब्रेन से कितनी नर्व्स निकल रही है। ऑफ कोर्स ये इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ये कोई भी चीज़ कहीं से भी आपको काम आ सकती है। सो मेक श्योर यूर राइटिंग एवरीथिंग डाउन। ये छोटा सा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसेफेलॉन वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अभी आगे ही थोड़ी देर बाद हमारे पास इसी पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे मैं आपको दोबारा से ये वर्ड इस्तेमाल होगा एनसेफेलॉन का। तो हर एक पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन है वो इम्पॉर्टेंट है। मैम ट्राइजेमिनल होती कहाँ पे? ट्राइजेमिनल नर्व आपका ब्रेन से ओरिजिनेट होती है क्योंकि क्रेनियल नर्व है। और फिर फेस, आपका जो फेस है, फॉर एग्जांपल आप हंसते हैं, एक्सप्रेशन है, तो वो सारा ब्रेन सिग्नल जो दे रहा है कि अब हंसना है, अब ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो वो ब्रेन मसल्स तक सिग्नल कौन लेके जा रहा है? वो ट्राइजेमिनल नर्व लेके जा रही है फ्रॉम ब्रेन टू द फेस मसल्स या फिर फेस। ठीक है। इवन आप जो खाना चबा रहे हैं, च्यूइंग हो रही है, उसमें जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फेशियल जो जितना भी फेशियल सेंसेशन है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो कौन देता है? वो ट्राइजेमिनल नर्व। फेस में जो आप मेनली जो नर्व होती है, मेनली इन्होंने लिखा है, ठीक है, मेनली जो नर्व है वो ट्राइजेमिनल नर्व है। मेनली जो सिग्नल लेकर आ रही है एक्सप्रेशन का, ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है। तो होती कहाँ है भाई? ब्रेन टू फेस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या? पहले तो जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स जीन्स मैम, उसमें डीएनए आरएनए। ओके। तो जेनेटिक्स हमारे पास एक पूरी की पूरी ब्रांच है बायो की। जैसे बायोकेमिस्ट्री है उसी तरीके से जेनेटिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, जहाँ पे आप जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसके डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, हेरिडिटी मटेरियल जो है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन कैरी होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल। एवरीथिंग रिलेटेड टू डीएनए इज स्टडीड इन दिस ब्रांच, जेनेटिक्स। ठीक है। और यहाँ पर जेनेटिक्स के अंदर हम एक टर्म यूज़ करते हैं एलील्स की। ठीक है, अलील। तो एलील क्या होता है? एनी आइडिया अलील क्या होता है? अच्छा, तो इससे पहले हमने थोड़ा बहुत क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, ऐसा ही है यस मैम। कि अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का मैम, यस, न्यूक्लिक एसिड। जैसे प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड। उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है? एसिड का
न्यूक्लियोटाइड। मेरे ज़हन में ये आ रहा था मैम, हम लोग पढ़े थे ना साइटोसिन, गुआनिन, या थाइमिन। तो वो इसके अंदर ही नाइट्रोजनस बेस में 3 चीज़ें आती हैं। एक पेंटोस शुगर होती है। न्यूक्लियोटाइड खुद किस चीज़ से बना हुआ होता है? पेंटोस शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से और फॉस्फेट से। फिर जो आप बता रहे हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये क्या है? ये नाइट्रोजनस बेसिस के टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंबाइन होती हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की जब इस तरीके से चेन बनती है, तो उसे ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ऐसा ही है। यस। यानी कि हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं भी बात करना चाह रही हूँ डीएनए की, क्योंकि डीएनए ही हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल होता है। जो चीज़ पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन कैरी करती है डॉटर सेल तक या फिर अगली वाली जनरेशन में, ऑफ स्प्रिंग्स में, बच्चों में, तो वो डीएनए का काम होता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है। अब डीएनए के साथ ये बहुत बहुत बेसिक से, मतलब ज़ीरो से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि डीएनए, ऑल्सो हमने ये चीज़ें ऑलरेडी पास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस की हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था आई गेस पहले कि डीएनए के साथ जब एक प्रोटीन लगता है, कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन। यस मैम। तो यहाँ पे समझ लीजिए इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो चीज़ बनी है, इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम। नहीं, सेंट्रोजोम अलग चीज़ होती है। सेंट्रोजोम पे भी बात है अभी। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम। अब जब ये न्यूक्लियोसोम की चेन बनती है, तो ये चेन क्या होती है? क्रोमोसोम। क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन कब होती है? जब सेल किस स्टेट में होता है? नॉन डिवाइडिंग स्टेट। नॉन डिवाइडिंग। अब जब ये फॉर एग्जांपल सेल अगर डिवाइड करेगा तो ये क्रोमैटिन क्या होगा? पूछेगा मैम। कंडेंस होगा। क्रोमैटिन क्या होगा? कंडेंस होगा और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्रोमोसोम इस तरीके का दिखता है। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम का यहाँ पे जो सेंटर है, जहाँ पे दो क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके। और सेंट्रोमेयर पे, सेंट्रोजोम, अभी आपने एक टर्म बोली थी, सेंट्रोजोम हमारे पास ऑर्गेनल था, रिमेंबर? सेंट्रोजोम, फिर सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल था और वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे थे। ये क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम का सेंटर सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोजोम तो एक ऑर्गेनल है ना, जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, यस मैम। तो अब ये हमारे पास क्रोमोजोम आ गया। हम लोग एलील समझ रहे थे, एलील क्या होता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? कि कोई भी एक फीचर, फॉर एग्जांपल एक इंसान का स्किन टोन क्या होगा, उसका स्किन कलर क्या होगा, एक इंसान की हाइट क्या होगी, उसका फिज़ीक कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके डीएनए के अंदर ही सब
चीज़ की इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, और डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है पेरेंट्स से ये इन्फॉर्मेशन अगली वाली जनरेशन या फिर ऑफस्प्रिंग तक लेके जाने में। अब ये जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर हर चीज़ इनकी इंफॉर्मेशन का जीन होता है। क्या होता है? जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइट का जीन है, आपका स्किन कलर कैसा होगा उसका जीन है, मेलेटोनिन कितना प्रोड्यूस होगा, यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में स्किन टोन आपका क्या होगा उसका जीन है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है। इंसुलिन क्या होता है? हार्मोन है। एग्जैक्टली, गुड, हार्मोन है जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है शुगर को, ब्लड शुगर को। यस मैम। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो फिर क्या होती है? शुगर लो और शुगर हाई। शुगर हो जाती है, हम कहते हैं ना डायबिटीज़ हो गया। तो डायबिटीज़ कैसे होता है? जब इंसुलिन काम करना बंद कर देता है या फिर प्रोड्यूस नहीं होता, उस केस में ये जीन आपका नॉन फंक्शनल हो जाता है, जीन काम करना बंद कर देता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी को कोई बीमारी हो गई है, कोई जेनेटिक डिजीज़, हम कहते हैं ना जेनेटिक डिजीज़, तो वो जेनेटिक डिजीज़ का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि वो जो जीन था वो उसने काम करना बंद कर दिया, उसने कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना बंद कर दिया, फिर उसका जो फंक्शन था नॉर्मल वो करना उसने बंद कर दिया, नॉन फंक्शनल हो गया। तो उससे कोई कोई डिज़ीज़ जब होती है उसको हम कहते हैं जेनेटिकल डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब भी जीन समझ आ गया, जीन क्या होता है? जीन इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा डीएनए का जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, वो जीन है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए दैट स्टोर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको हम जीन कहते हैं, जहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। डीएनए, देखो डीएनए बहुत बड़ा है, एक सेल में, सिर्फ और सिर्फ एक सेल में तकरीबन 2 मीटर तक लंबा डीएनए है। कैन यू इमेजिन दैट? यानी कि 2 मीटर किसे कहते हैं? सेल ऐसा होता है कि आपको आपकी आँख से, आपकी नेकेड आई से नहीं नज़र आ सकता सेल। उस सेल में जिसको आप अपनी आँख से नहीं देख सकते, उसमें 2 मीटर तक लंबा डीएनए होता है। सही है, तो ये 2 मीटर तक लंबा जो डीएनए होता है, ये पूरा का पूरा हमारे काम का भी नहीं होता। इसके अंदर जो फंक्शनल पार्ट है वो जीन है, जहाँ पर असल में जो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है वो जीन है। तो इस तरीके से बहुत सारे, हर सेल के अंदर अपना खुद का जीन्स होता है, हज़ारों की क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, जो फंक्शन करवाने के लिए होती है, कोई चीज़ बनाने के लिए होती है, तो वो जीन में होती है। इसके अलावा जो हमारे पास डीएनए होता है वो जो यूज़लेस है, उसका कोई काम ही नहीं, लेकिन वो होता है, उसको हम सैटेलाइट डीएनए या फिर यूज़लेस डीएनए, जंक डीएनए भी कहते हैं। तो जीन हमारे पास क्या है? फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, जहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इज़ दैट क्लियर? यस मैम। तो अब जीन समझ आ गया। अब ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की, अभी तक मैंने कोई नई बात नहीं की। सिर्फ जीन का कॉन्सेप्ट में भी हमने पहली बार देखा हो। तो जीन समझ आ गया कि जीन क्या है? यस मैम। स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए। एग्जैक्टली, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए हमारे पास जीन होता है। अब देखिए, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये अली का क्रोमोसोम है, और ये जो है वो फॉर एग्जांपल जॉन का क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इन दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर, ये हमने किसी एक सेम सेल का क्रोमोसोम उठाया। फॉर एग्जांपल ये अली के लिवर सेल का क्रोमोसोम है, ये जॉन के लिवर सेल का क्रोमोसोम है। तो ऐसा नहीं कि दो अलग अलग सेल से हमने उठाया, लिवर के सेल से उनका क्रोमोसोम है। समझ लीजिए यहाँ पर इस तरफ जो है हमारे पास एक जीन है, इसको सिंपल करने के लिए हम लोग ले लेते हैं इसकी मसल का जीन। ठीक है, मसल का सेल ले लेते हैं। ठीक है, मायोसाइट।
तो ये क्या है, ये जीन है। समझ लीजिए हाइट का जीन हम लोग बात कर रहे हैं, हाइट का जीन है। अब जो जॉन का जो हाइट वाला जीन है उसमें समझ लीजिए जॉन टॉल है, और जो अली है वो हाइट में छोटा है, डॉर्फ है, शॉर्ट हाइटेड है अली, और जॉन जो है वो टॉल हाइटेड है, या फिर वाइस वर्सा, कुछ भी आप कह सकते हैं। अली टॉल है, जॉन हाइट में छोटा है, कुछ भी। तो अब ये जो मेरे पास दो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं एक ही जीन के। देखो जीन हमारे पास कितना है, जीन कितना है, एक दो, कितने जीन है, जीन एक ही है, लेकिन जीन का वेरिएशन देखो, किसी की हाइट बड़ी है, बहुत ज़्यादा लंबी, किसी की मीडियम, किसी की छोटी। तो ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं एक ही जीन के, इन्हें हम क्या कहते हैं, एलील। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने पूछा है कि एलील को हम लोग जनरली कैसे डिफाइन करते हैं जेनेटिक्स में। क्या एलील ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन प्रेजेंट इन द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ भी नहीं होते, ऐसे क्रोमोसोम जिनकी शेप सेम हो, साइज सेम हो, उनके जो जीन्स हैं वो सेम पोजीशन पे हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। लोकस का मतलब लोकेशन है, एक जीन की जो जगह होती है क्रोमोसोम पे उसे हम लोकस कहते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो दो क्रोमोसोम्स थे अली का और जॉन का, ये मैंने सेम सेल के उठाए थे, इन दोनों की शेप सेम थी, साइज सेम थी, और हाइट का जीन अगर अली का यहाँ पे था तो जॉन का भी उसी सेम लोकस पे था। तो अब ये दो क्रोमोसोम्स को मैं क्या कहूँगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो ये कहता है कि भाई एलील जो है वो ऑल्टरनेट फॉर्म है जीन की, जो कि सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि भाई दो ऑर्गेनिज्म के पास जब सेम क्रोमोसोम का सेट होता है तो उसे आप एलील कहते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विन्स, यानी कि दो ट्विन्स का मतलब पता है कि जब हमारे पास दो सेम दिखने वाले ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं तो उन्हें हम ट्विन्स कहते हैं, राइट। फिर ट्विन्स के टाइप्स होते हैं मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक। अभी के लिए वहाँ नहीं जाते, बहुत एक अलग टॉपिक हो जाएगा वो तो। खैर इतना समझ लीजिए कि डाइजाइगोटिक ट्विन से रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो एलील कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि भाई एलील हमारे पास एक हार्मोन है जो कि पॉलीसेकेराइड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोटीन प्लस शुगर। आर यू श्योर? पॉलीसेकेराइड क्या था, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड कहते थे। यस। और इसका मोनोमर क्या था, पॉलीसेकेराइड का मोनोमर क्या था, मोनोसेकेराइड। ऐसा ही था, मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलकर क्या बनाते थे, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बोलें या फिर शुगर बोलें या फिर कार्बोहाइड्रेट, सेम बात है। ऑप्शन नंबर ई में वो कह रहा है एन ensemble of amino acids essential for life, कि भाई अमाइनो एसिड्स का सेट जो कि असेंशियल है, ज़रूरी अमाइनो एसिड्स को हम लोग कहते हैं अलील। सिंपल लफ्ज़ों में आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है? ए ऑप्शन सही है, वेरी गुड। तो ये आपने जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो एकदम याद कर लेना है एलील का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में, आपको एलील के बारे में पता होना चाहिए। और यही सबसे फेमस डेफिनेशन है एलील की, कि एलील क्या होता है। तो एलील ऑल्टरनेटिव फॉर्म है एक ही जीन का, जो कि
सेम लोकेशन पे हो होमोलोगस क्रोमोसोम की। जब हम कहते हैं ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो दो ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि हर लिहाज से सेम हों, ठीक है। सेम नहीं कहेंगे हम, सिमिलर हों, ठीक है। सेम तो सेम किसे कहते हैं, सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है। सेम वो चीज़ होती है जो एकदम कॉपी हो, फोटो कॉपी, तो वो सेम होती है। सिमिलर क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जो एली का था वो टॉल था और जो जॉन का था वो शॉर्ट था। तो अब ये सेम नहीं है, ये सिमिलर है। सिमिलर कैसे कहे भाई, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे, तो सिमिलर है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है कि भाई दो ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि सिमिलर हों, शेप सेम हो, साइज सेम हो, लोकेशन सेम हो, लोकस सेम हो जीन का। क्लियर? Alternative form, सॉरी, like alternative form of gene. हाँ बस आपने इतना याद रखना है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, उसे हम एलील कहते हैं। कौन सा जीन? जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, आई गेस दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। Beside water, living organisms contain principally what? तो ये बायोमोलिक्यूल के चैप्टर का क्वेश्चन है कि भाई पानी से हटके, पानी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे हटके हमारे पास प्रिंसिपली यानी कि फंडामेंटली क्या चीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सिल्वर होता है। सिल्वर क्या है? एलिमेंट है, चांदी, ठीक है। जैसे जैसे कि हर हर एलिमेंट का सिंबल होता है, तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है? ऐसा AG, ठीक है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU, yes ma'am. ठीक है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Age. AG। क्वेश्चन पे वापस आता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई बिसाइड वाटर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फंडामेंटली क्या चीज़ होती है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सिल्वर होता है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या कहा था? बायोमोलिक्यूल, वो होते हैं। या फिर फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है? Okay. P। और कॉपर का सिंबल क्या होता है? CU. CU, नॉट CO। CU बोला मैंने. ओके, सॉरी, CU सही है। CU कॉपर का होता है। CO किसका होता है? Carbon. नो, कार्बन इज C। CO इज कोबाल्ट। अच्छा बताएं क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? Organic compounds ma'am. एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलें। Yes ma'am. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। उसने कहा है कि बाइल क्या चीज़ है? व्हाट इज बाइल? मैम ये तो स्टमक फ्लूइड हो जाते हैं. लेकिन रिलेटेड है उससे, लेकिन स्टमक से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है बाइल। देखिए हमारे पास लिवर है, ठीक है। आपके पास, चलें इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको आप गट भी कहते हैं, ठीक है, जिसको आप GIT भी कहते हैं। हम कहते हैं ना GIT रिलेटेड जो टेस्ट करवाने होते हैं आप वो करवा लें। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर आपकी गट हेल्थ,
तीनों का मतलब सेम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इंसान है और यहाँ से इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। पहला इसका जो पार्ट है वो क्या है, वो माउथ है। दूसरा ये क्या है, ये है फूड पाइप, सॉरी, यस मैम, माउथ को आप ओरल कैविटी कह सकते हैं या फिर बकल कैविटी कह सकते हैं। यस मैम, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप होती है। लेरिक्स, फूड पाइप एसोफेगस होती है, एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस क्या होती है, फूड पाइप होती है। अब खाना बकल कैविटी में आप च्यू करते हैं, बकल कैविटी से एसोफेगस के थ्रू आपके पास कहाँ पे जाता है, एसोफेगस से लेरिक्स में, कहाँ पे, लेरिक्स, नो, लैरिंग्स तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ही नहीं है दूर दूर तक। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है जो कि ट्रैकिया के पीछे होता है। दो उसमें हड्डियाँ होती हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, तो वो होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स का काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना। ये जो हम बोल पा रहे हैं, ये कैसे बोल पा रहे हैं कि जब दो वोकल कॉर्ड्स आपस में टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, बस यही काम होता है लैरिंग्स का और कुछ नहीं। ये भी बहुत है वैसे तो एसोफेगस से खाना कहाँ जाता है, हम कहते हैं ना खाना कहाँ, ऑफ कोर्स खाना स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। स्टमक से खाना कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एग्जैक्टली फिर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर हमारे पास जो भी अनडाइजेस्टेड, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। आपने नाम सुना होगा इसकी जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसका एज सच कोई काम नहीं होता, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें स्वेलिंग हो जाती है, देन वी नीड टू रिमूव इट। तो खैर यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, वो रेक्टम होता है, ठीक है। तो अब ये आपके पास बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास खाना जो है वो इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन फिर लिवर जो है, देखिए हमारे पास दो तीन और ऑर्गन्स हैं जो कि अपना जूस, जो भी डाइजेस्टिव जूस होता है, जो भी एंजाइम्स उनके होते हैं, वो किस तरीके से खाने में जाते हैं। जैसे लिवर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो बाइल प्रोड्यूस करता है। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। लिवर एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं हम लोग बाइल, और ये बाइल स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। आपने नाम सुना होगा पित्ता, यस मैम, तो वो गॉल ब्लैडर होता है। तो अब ये गॉल ब्लैडर लिवर के पीछे होता है। बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर, लेकिन गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। जैसे ही खाना आया कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये लिवर जो है ये अपना जो बाइल है वो सिक्रीट कर देता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से डक्ट्स होती हैं। क्या होती हैं, डक्ट। जैसे पानी के लिए पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू पानी जो है वो हमारे फॉर एग्जांपल वाटर टैंक के अंदर वाटर टैंक में जाता है। उसी तरीके से ये जो बाइल है ये इन डक्ट्स के थ्रू, इन पाइप्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इसी तरीके से हमारे पास पैनक्रियाज है,
ठीक है। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और ये पेनक्रियाटिक जूस डक्ट के थ्रू कहाँ जाता है? डक्ट के पैनक्रियाटिक जूस में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लिवर, समझ आ गया बेसिक स्ट्रक्चर पूरा कि लिवर हमारे पास बाइल प्रोड्यूस करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और यहाँ पे अपना डाइजेशन करवाता है खाने की। अब आप ये क्वेश्चन करें, हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर। तो बाइल क्या है? बाइल एक ऑप्शन ए में कह रहा है फ्लूइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय किडनीज, फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है कहाँ पे? इनसेफेलॉस। अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, इनसेफेलॉस का मतलब क्या है? एग्जैक्टली, रिलेटेड टू ब्रेन। फिर कह रहा है अ फ्लूइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, अ फ्लूइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द गॉल ब्लैडर, या फिर एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जॉइंट्स के अंदर, ठीक है, जोड़ों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जॉइंट्स के सेल के बाहर की तरफ एक फ्लूइड है मौजूद जिसको बाइल कहता है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? सी ऑप्शन है। सी, वेरी गुड। अच्छा, डी ऑप्शन क्यों सही नहीं है? गॉल ब्लैडर तो स्टोर करता है। एग्जैक्टली, तो ये बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, वो गलत कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बाइल प्रोड्यूस कौन करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है। गॉल ब्लैडर सिर्फ उसको स्टोर करता है। आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन हो जाता है, यस मैम, ओके। और फिर अगर स्टोन की साइज़ पे डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर स्टोन का साइज़ बहुत छोटा है तो लेज़र के थ्रू उसको तोड़कर एंड मेडिकेशन के ऊपर उस पेशेंट को रख के जो स्टोन है उसको यूरिन से पास करवाया जा सकता है। लेकिन अगर स्टोन का साइज़ बड़ा है, अच्छा, जब लेज़र के थ्रू होता है ट्रीटमेंट उसको लिथोट्रिप्सी कहता है। और फिर अगर स्टोन का साइज़ ज़्यादा तो डेफिनेटली क्या होता है, सर्जरी करनी पड़ती है। कोलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं उसको, यानी कि गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। सॉरी, यस मैम, कोलिस्टेक्टमी। या एग्जैक्टली। तो यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। तो इसीलिए अगर हम गॉल ब्लैडर को रिमूव भी कर देते हैं तो इतना कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता, उसका काम सिर्फ स्टोरेज होता है। हाफ कोर्स जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव्ड होता है उन्हें थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, लेकिन एज सच कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, क्योंकि गॉल ब्लैडर का अगर कोई आप देखें तो कोई इतना कोई एज सच काम नहीं होता, सिर्फ स्टोरेज था। तो अगर अच्छा किसी गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है तो उसके बाद बाइल किस तरीके से कहाँ पर स्टोर होता है या नहीं होता, क्या क्या हो रहा होता है? अगर गॉल, फॉर एग्जांपल किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव्ड है, स्टोर नहीं होगा, वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। या डायरेक्टली जाएगा, तो अब क्या उसका कोई कोई डिफरेंस आता है? यस मैम, थोड़ा बहुत। हाँ, क्योंकि रीज़न क्या है उसके पीछे? बिकॉज लिवर जो है आपके पास वो कंटिन्यूसली आपके पास बाइल प्रोड्यूस कर रहा होता है, और लेकिन जब गॉल ब्लैडर था तो उसमें से बाइल सिर्फ तब निकल रहा था जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा था, तो वो बाइल की कंसनट्रेशन क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन अब जब क्योंकि गॉल ब्लैडर नहीं है तो स्टोरेज करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, तो इसीलिए बाइल कंटिन्यूसली स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो वो इतना कंसनट्रेटेड नहीं है, उसकी पावर कम हो गई अब बाइल की, ठीक है। एज सच उसके अलावा कोई इतना ख़ास नहीं है उसका कोई इफ़ेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास अगला सवाल जो है वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इन ग्लाइकोलिसिस इज। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक टॉपिक समझते हैं। हमने
हर एक क्वेश्चन हमें एक अलग अलग चैप्टर के टॉपिक्स पे लेकर जा रहे हैं। हमने जेनेटिक्स के बारे में बात की, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ लिया इन शॉर्ट। तो अब ये जो सवाल है ये रिलेटेड है किससे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन से, जो आई गेस मैं आपको ऑलमोस्ट हम लोग इस चीज़ को 50-100 बार लिख चुके हैं। कितने स्टेप्स होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के? 3 एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन के। पहला glycolysis, glycolysis, second one is Krebs cycle, good Krebs cycle, third one is electron transport chain, EDC। तो ग्लाइकोलिसिस हमारे पास कहाँ पे हो रहा था? mitochondria में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोनों होता है, ये नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया में। cytoplasm, ठीक है, तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो रहा था। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एरोबिक और एनएरोबिक दोनों के अंदर कॉमन स्टेप था। दोनों के अंदर चाहे वो बैक्टीरिया हो या कोई एनएरोबिक बैक्टीरिया हो जहाँ पे ऑक्सीजन उस बेचारे को नहीं मिल रही या फिर उसे ऑक्सीजन पसंद नहीं है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है वो। लेकिन ग्लाइकोलिसिस दोनों में क्या होता है? सेम होता है। ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर रेस्पिरेशन चेन कहाँ पे होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गुड। और जिसको हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसको हम क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस है क्या? नाम से क्या पता चल रहा है? एग्जैक्टली, ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज, लिसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हमारे पास 10 स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? 10 स्टेप्स होता है। अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है, आखिर में जो चीज़ हमें मिलती है ग्लाइकोलिसिस से, जो ग्लूकोज टूटता है, वो किसके अंदर टूटता है? पायरोविक एसिड में, AKA यानी कि ऑल्सो नोन एज पायरोवेट। तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? ग्लूकोज टूटता है किसमें? पायरोविक एसिड में, नॉट फॉस्फेट। फॉस्फेट नहीं, अलग से ये कंपाउंड है, इसका नाम है पायरोवेट, पायरोविक एसिड। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक ग्लूकोज जब टूटेगा तो उससे हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पायरोवेट के। ग्लूकोज के अंदर कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। पायरोविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है और 2 पायरोवेट, यानी कि टोटल मेरे पास 6 कार्बन हो गए। समझ आ गया? तो यही बस यही समझाना था। अब जब हम लोग चैप्टर पर पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स का, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ये सारे के सारे 10 स्टेप्स को देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। आपको ये पता होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज टूट रहा है किसमें? किसमें? पायरुविक एसिड, और ऑल्सो कॉल्ड एज पायरुवेट। तो हमसे यही पूछा गया है कि अब ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें पूछा ट्रांसफॉर्मेशन किसकी? ग्लूकोज की पायरुविक एसिड के अंदर। यही होता है ग्लाइकोलिसिस, इन्होंने लिख भी दिया इन ग्लाइकोलिसिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है ग्लूकोज की पायरुविक एसिड में, कहाँ पर? ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ये क्या है? ये एक बायोसिंथेटिक प्रोसेस है। बायोसिंथेटिक, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना। ठीक है, किसी चीज़ का बनना उसे कहते हैं सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है,
अभी तो हमने पढ़ा कि ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। वैसे मैं ऐसे ही बता दूँ आपको, ग्लाइकोलिसिस का मतलब तो यही था ना, मैंने यही पढ़ा था। खैर सेकंड स्टेप, सेकंड ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन आप याद रखिएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एरोबिक, अब देखें ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन, ये किसके हैं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं। याद रखिएगा ये एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। अगर एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो उसमें ग्लाइकोलिसिस सेम होता है, लेकिन ये दोनों स्टेप्स नहीं होते। कहाँ पर, एन एरोबिक के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फर्मेंटेशन होती है। सही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसके बाद फर्मेंटेशन होती है। तो ये हम ये भी कह सकते हैं फर्मेंटेशन का पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन का पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस होता है। फर्मेंटेशन एक बहुत काम का प्रोसेस है। आपके पास जितना भी ब्रेड, जितना भी बेकिंग होता है वो फर्मेंटेशन की वजह से होता है। ठीक है, और फर्मेंटेशन कौन करवाता है, एन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एग्जाम्पल ईस्ट है, आपने देखा होगा पिज़्ज़ा की जो डो होती है, पिज़्ज़ा की जो डो होती है उसमें ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, खमीर, सुना है नाम? तो वो यही होता है। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट एक असल में हम लोग अपने आटे के अंदर लिटरली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता, इसीलिए ओके है। तो ये जाता है वहाँ पे फर्मेंटेशन करता है, और जब फर्मेंटेशन करता है तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ईस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है तो वो जो डो होती है, जो आटा होता है, वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो डो है वो इतनी बड़ी हो जाती है, उसी वही फर्मेंटेशन होती है। क्लियर? अच्छा, तो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है एक्सोथर्मिक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्सोथर्मिक यानी कि यहाँ पे जो है एनर्जी या फिर आप कह सकते हैं हीट रिलीज हो रही है। दो तरीके का रिएक्शन होता है। एग्जैक्टली, एंडोथर्मिक के जहाँ पे हीट आपको देनी पड़े, और एक एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट क्या हो, रिलीज हो, निकले, रिलीज हो। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि भाई एक ऐसा प्रोसेस जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, वो होता है ग्लाइकोलिसिस, या फिर एक एंडोथर्मिक ट्रांसफॉर्मेशन है ग्लाइकोलिसिस। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए, आर यू श्योर? ऑप्शन ए का मतलब था कि कोई चीज़ बन रही है, लेकिन अभी हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको ग्लूकोज, लिसिस टूटना, ग्लूकोज टूट रहा है। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, फर्मेंटेशन इसका सही जवाब है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है, इसका क्वेश्चन का मुझे असल में देखिए ना, फर्मेंटेशन हमारे पास अभी ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी तो होता है। सही है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी तो होता है ग्लाइकोलिसिस। तो फर्मेंटेशन एनाएरोबिक से रिलेटेड है, लेकिन खैर अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन से सबसे बेस्ट जो है वो फर्मेंटेशन फिट हो रहा है। तो फर्मेंटेशन वैसे सही जवाब है इसका।